हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूं आपके और सिर्फ आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जेईई नीट फिजिक्स ऑसम। आज मैं शुरू करने वाला हूं चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि 12th के सिलेबस से है। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आपस में कनेक्टेड हैं, क्योंकि 19th सेंचुरी में ओरस्टेड एम्पियर और उनके साथियों ने डिस्कवर किया था कि मूविंग चार्जेस आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उसी सेंचुरी में माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने भी यही डिस्कवर किया था कि मूविंग मैग्नेट्स भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए आपका फ्लक्स का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, magnetic flux are the field lines passing perpendicular to the surface of conducting coil। जैसे ये एक कंडक्टिंग कोइल रखी हुई है ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको लेते हैं वीक मैग्नेटिक फील्ड। वीक मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए लाइंस के बीच में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट्स हम देख सकते हैं कितनी हुई, 1 2 3 4 5 यूनिट्स यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की हो गई। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तब क्या होता है, ये कोइल हमने रखा सेम उसी तरीके से जैसे कि पीछे रखा हुआ है। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया है, लाइंस के बीच में स्पेस कम हो गया है। यहाँ पे लिख दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। आपकी यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 यूनिट्स हो गया है अब फ्लक्स। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बी। अगर हम कोइल के एरिया को बढ़ाएं तो क्या होता है, इस एरिया को मैं बढ़ा देता हूं। अगर मैंने एरिया को बढ़ा दिया है तो अब यहाँ पे फ्लक्स की यूनिट्स ज़्यादा आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो गया, 10 यूनिट्स। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपका एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन दो चीज़ों के मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू बी ए वेक्टर। दोनों आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और एरिया वेक्टर भी वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया वेक्टर निकलेगा कैसे भाई, कोइल के हमेशा परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। कोइल अगर ऐसे रखी है तो ये एरिया वेक्टर हो गया, कोइल अगर ऐसे रखी है तो एरिया वेक्टर इधर हो गया, ऐसे रखी तो इधर हो गया, ठीक है। यहाँ से अब बी और ए के बीच का एंगल कितना है वो हम देखेंगे। बी यहाँ पे इधर ही है, देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है और एरिया वेक्टर ये भी इधर ही है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा, वैसे तो कोस थीटा आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमेशा एंगल कोस थीटा आता है। तो कितने डिग्री का है, लेकिन ये 0 डिग्री का, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो ये बन गया आपका बी ए। देखिए भाई, अब देख लेते हैं फैराडे के
एक्सपेरिमेंट्स। फैराडे के क्या एक्सपेरिमेंट थे कि फैराडे ने मैग्नेट को मूव किया कोइल के सामने, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करने लगा। ये आपकी कोइल लगाई उसने ऐसे, ये आपका गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे उसका डिफ्लेक्शन आया था। ये लो मैग्नेट, मैग्नेट को इस साइड हम मूव करा रहे हैं v वेलोसिटी का, तो ये इसकी फील्ड लाइंस। मूव करवा रहे थे तब डिफ्लेक्शन शो करने लगा, मतलब कि करंट फ्लो करने लगा। गैल्वेनोमीटर तो तभी डिफ्लेक्शन शो करेगा जब आपका करंट इंड्यूस्ड होगा। इस केस में आपका करंट इंड्यूस हो गया जब मैग्नेट इधर मूव हुआ। दूसरे नंबर का एक्सपेरिमेंट था कि उसने मैग्नेट को यहाँ से दूर लेके गया, ये है, वेलोसिटी दी उसने इस साइड। अब जब ये इस साइड लेके गया तब भी आपका करंट इंड्यूस हो गया कोइल में, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट थी। और लेफ्ट साइड में आपका गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया। यहाँ पे भी फ्लक्स चेंज हो रहा था, फ्लक्स इज चेंजिंग हियर। चेंज हो रहा है मतलब यहाँ पे देखो फ्लक्स की लाइंस बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे अगर दूर होगा तो एक लाइन होगी, एक दो लाइन होगी, जैसे जैसे पास आता जाएगा 3 4 5 6 7 सारी लाइंस कवर करता जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है मतलब वरी कर रहा है, यानी कि वो चेंज हो रहा है। और यहाँ पे एक साथ बहुत सारी लाइंस इसके अंदर थी, जब पास है तो दूर लेके जा रहे हैं तब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास करना, उसकी क्वांटिटी उसकी कम होती जाएगी, तो आपका करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी फ्लक्स आपका चेंज कर रहा है, फ्लक्स इज चेंजिंग हियर। जहाँ पे भी फ्लक्स चेंज कर रहा है आपका करंट इंड्यूस हो रहा है। अब देखते हैं तीसरा केस। तीसरे केस में क्या है कि जब मैग्नेट को हम मूव ना करवाएं तब क्या होता है, तब भाई कोई करंट इंड्यूस नहीं होता। ऐसा क्यों, वो देखो एक बार फिगर से आपको सब पता चल जाएगा। ये लो, यहाँ पे कोइल भी स्टेशनरी है और ये मैग्नेट भी स्टेशनरी हो गया। और यहाँ पे वेलोसिटी 0। यहाँ पे फील्ड लाइंस भी पास कर रही हैं बट करंट कोई इंड्यूस नहीं हुआ, गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। इसका मतलब है कि यहाँ पे फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, इसलिए गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। यहाँ पे फ्लक्स की लाइन जितनी थी उतनी ही है, फ्लक्स यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ। सिमिलर रिजल्ट्स मिले आपको जब आपने कोइल को मोशन में लगा दिया और मैग्नेट को स्टेशनरी रखा। जैसे ये वाली आपकी कोइल है, इसको आपने मोशन दे दिया, ठीक है, यहाँ पे टायर्स लगा दो तो इसको मोशन मिल जाएगा। और ये मैग्नेट को स्टेशनरी कर दियो, v = 0। स्टेशनरी मैग्नेट। और ये है आपका मोशन में, इधर v = v स्पीड से जा रही है। तो ये देख लो आपकी फ्लक्स जो है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी कोइल, वैसे वैसे फ्लक्स चेंज होता रहेगा। पीछे जाएगी तो भी फ्लक्स चेंज होगा, और दोनों चीज़ स्टेशनरी हो जाएंगी तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि चेंजिंग फ्लक्स की वजह से ही आपका करंट इंड्यूस होता है।
फिर उसके बाद फैराडे ने अपना फर्स्ट लॉ दिया जो बताता है कि जब जब कोयल में फ्लक्स आपका चेंज होगा तब तब करंट इंड्यूस्ड होता रहेगा। यही इसका फर्स्ट लॉ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अब इसका सेकंड लॉ हम देखते हैं। देखो सेकंड लॉ हमको ये बताता है कि मैग्नीट्यूड जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम। यानी कि ये हो गया आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई इंड्यूस्ड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर यहाँ पे ये इसके इक्वल आ जाएगा डी फाई ओवर डी टी माइनस का, ये है आपका इंस्टेंट के लिए। एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए ये वाली चीज़ आएगी, बड़े के लिए फ्लक्स टोटल आपका हो जाएगा। अब नेगेटिव साइन हटाने के लिए हम मोड लगा देते हैं तो हमको मिल जाता है डी फाई ओवर डी टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका किसके इक्वल हो जाएगा, डी फाई टोटल ओवर डी टी, इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो रिप्रेजेंट करता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन हमेशा जो कोज इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसको ये अपोज करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ will oppose the cause producing it। ये हम अगले लेक्चर में लेंजेस लॉ में पढ़ेंगे कि क्यों ये इसको अपोज करता है। ये इसको अपोज करता है क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ इस पे लगना ज़रूरी है और इसकी जो डायरेक्शन आएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, ओके, थैंक्स।